हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म्स ऑफ थ्योरी। मतलब हमारा हेयक का अधिविनियोग का सिद्धांत चल रहा था, उसकी सिद्धांत की आलोचनाएं। हेयक के अधिविनियोग के सिद्धांत की निम्न आलोचनाएं हैं। नंबर 1, अगेंस्ट जनरल एक्सपीरियंस, साधारण अनुभव के विरुद्ध। हेयक का यह विचार कि पूंजी वस्तुओं की मांग उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के साथ प्रतियोगिता करती है, साधारण अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं की मांग केवल इसी कारण होती है कि उपभोग वस्तु की मांग होती है। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के विस्तार के हेतु ही पूंजीगत वस्तुओं की मांग होती है। अतः उपभोक्ता वस्तु की मांग से पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का जन्म होता है। नंबर 2, इक्वलिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और विनियोग में समता। हेयक का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बचत तथा विनियोग साम्य अवस्था में रहते हैं और इस साम्य अवस्था में विघ्न बैंकों की नीति के कारण आते हैं। परंतु जैसा कि प्रोफेसर कीन्स ने कहा है, व्यापार चक्र का आधार साम्य नहीं वरन साम्य का प्रस्ताव है। नंबर 3, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। इस सिद्धांत की एक मान्यता यह भी है कि सभी आर्थिक प्रसाधन पूरा काम पा रहे हैं। यह मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि प्रसाधन कभी भी पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होते। नंबर 4, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर में परिवर्तन। हेयक के सिद्धांत में ब्याज की दर में परिवर्तनों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनके अनुसार विनियोग का मुख्य निर्धारक ब्याज की दर है। सिद्धांत में इस महान सत्य को भुला दिया गया है कि ब्याज दर के अतिरिक्त प्राविधिक परिवर्तन, जनसंख्या इत्यादि का विनियोग की मात्रा को निर्धारित करने में भारी महत्व है। नंबर 5, नॉन मॉनेटरी कॉजेस, गैर मौद्रिक कारण। हार्टे की तरह हेयक ने भी अपने सिद्धांत में गैर मौद्रिक कारणों पर ध्यान नहीं दिया, जिनका बहुत अधिक प्रभाव चक्रीय उच्चावचनों पर पड़ता है तथा जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। नंबर 3 आता है कीन्सियन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि कीन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत। कीन्स ने अपनी पुस्तक सामान्य सिद्धांत में आय, उत्पादन तथा रोजगार के स्तर की व्याख्या की है। अर्थात यह बताया है कि किसी देश में आय, रोजगार में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। कीन्स ने अलग से कोई व्यापार चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। प्रोफेसर मैट जलर के अनुसार प्रोफेसर कीन्स का मुख्य उद्देश्य व्यापार चक्र से किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करना कभी नहीं रहा, परंतु कीन्स ने अपनी पुस्तक में जो आय तथा रोजगार के बढ़ाने की व्याख्या की है, उससे व्यापार चक्र अथवा आर्थिक उतार चढ़ाव का पता चल जाता है, क्योंकि आर्थिक उतार चढ़ाव व्यापार चक्र भी एक प्रकार से आय रोजगार का उतार चढ़ाव है। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी, सिद्धांत की व्याख्या की। सुनिए, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, प्रत्येक फर्म उतने ही श्रमिकों को रोजगार पर लगाती है, जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विनियोजित अथवा कार्यरत श्रमिकों की संख्या वास्तव में देश में सभी फर्मों द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या का योग ही होती है। कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग कुल व्यय के बराबर होती है। कुल व्यय
उपभोग पर व्यय और विनियोग पर व्यय का जोड़ होता है। कुल व्यय अर्थात प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर रोजगार बढ़ता है और कुल व्यय घटने पर रोजगार घटता है। कभी तो कुल व्यय इतना बढ़ जाता है कि सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार मिल जाता है और कभी कुल व्यय इतना कम हो जाता है कि विशाल बेरोजगारी फैल जाती है। अतः हम व्यापारिक क्रियाओं अथवा रोजगार स्तर में उतार चढ़ाव के कारण को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उन कारणों का अध्ययन करना पड़ेगा जो कुल व्यय अर्थात प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करते हैं। क्योंकि कुल व्यय उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के योग के बराबर होता है, इसलिए कुल व्यय में परिवर्तनों के कारणों की खोज के लिए हमें उन घटकों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो उपभोग व विनियोग को निर्धारित करते हैं। उपभोग पर किया गया व्यय समाज की आय और समाज की उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है काफ़ी स्थायी रहता है, क्योंकि उपभोग पर व्यय जो उपभोग की आदतों, कर प्रणाली, आय का वितरण इत्यादि बातों पर निर्भर करता है, में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग पर व्यय बढ़ जाता है, परंतु जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में उपभोग पर व्यय नहीं बढ़ता है। दूसरे शब्दों में आय बढ़ने के साथ साथ आय और उपभोग में अंतर बढ़ता जाता है, जिसे पूरा करने के लिए विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। यदि उपभोग प्रवृत्ति ऊंची है तो उपभोग पर व्यय अधिक होगा और रोजगार को उच्च स्तर पर कायम रखने के लिए अधिक मात्रा में विनियोग करने की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि विकसित देशों में औसत उपभोग प्रवृत्ति 100% नहीं होती, इसलिए आय और उपभोग के अंतर को पूरा करने के लिए विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। अन्य शब्दों में बिना विनियोग में वृद्धि किए रोजगार में वृद्धि नहीं ली जा सकती। यदि प्रभावपूर्ण मांग का स्तर है, चूँकि उपभोग पर व्यय लगभग स्थिर रहता है, इसलिए विनियोग की मात्रा में होने वाले उतार चढ़ाव भी आर्थिक उच्चावचन के मुख्य कारण हैं। विनियोग की मात्रा के दो तत्वों पर आधारित रहती हैं। नंबर 1 ब्याज की दर और नंबर 2 पूंजी की सीमांत उत्पादकता, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। विनियोग उस बिंदु तक किया जाता है जहां पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर के बराबर हो जाती है। ब्याज की दर जो मुद्रा की मात्रा और द्रव्यता पसंदगी लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर निर्भर करती है, कम से कम अल्पकाल में तो स्थायी रहता है। इसलिए व्यापारिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव में इसका कोई महत्वपूर्ण हाथ नहीं रहता। अतः पूंजी की सीमांत उत्पादकता ही विनियोग की मात्रा का वास्तविक निर्धारक है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के उतार चढ़ाव ही विनियोग की मात्रा में उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। अतः कीन्स के मतानुसार व्यापार चक्र की क्रियाशीलता का मुख्य कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता में होने वाले उतार चढ़ाव हुआ करते हैं। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र का आवश्यक स्वभाव विशेषकर समयांतर की नियमितता ही ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण व्यापार को एक चक्र कहा गया है। इस चक्र की गतिशीलता का मुख्य कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता ही होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता में जिस भांति उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार चक्र भी उसी भांति चलता है।
मेरा विचार है कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता के चक्रीय परिवर्तनों के ही कारण व्यापार चक्र क्रियाशील होता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो तत्वों पर निर्भर रहती है। नंबर 1 है भावी आय और नंबर 2 है पूंजी संपत्ति की पूर्ति कीमत। पूंजी संपत्ति की पूर्ति कीमत अल्पकाल में स्थिर मानी जा सकती है, इसलिए भावी आय में होने वाले परिवर्तनों द्वारा ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता निश्चित होती है। चूँकि भावी आय की संभावनाएं बदलती रहती हैं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी बदलती रहती हैं, जिससे आर्थिक उतार चढ़ाव होता रहता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की वृद्धि विनियोग में वृद्धि करती है तथा उसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार, उत्पादन एवं आय फलित होती है। इस प्रकार समृद्धि काल का आविर्भाव होता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की गिरावट विनियोग की मात्रा को घटाती है, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी फैलती है और उत्पादन एवं आय का संकुचन होता है। इस प्रकार पूंजी की सीमांत उत्पादकता के चक्रीय परिवर्तनों के ही कारण व्यापार चक्र क्रियाशील होता है। व्यापार चक्र की क्रियाशीलता के कारण को निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है। देखिए, यह है आपका व्यापार चक्र। व्यापार चक्र में दो प्रकार होते हैं, यानी कि एक तरफ है ब्याज की दर और एक है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। अब ब्याज की दर भी दो प्रकार की होती है, तरलता पसंद की और मुद्रा की माप। और तरलता पसंद की यानी होती है अल्पकाल में स्थिर रहती है, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता भावी आय और पूंजी संपत्ति की पूर्ति कीमत। भावी आय यानी कि अस्थिरता घटक और स्थिर घटक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।